पृथ्वी पर दो लाइनें खींची गई, एक आडी, अ से आधार, आधार कैसा होता है ऐसा, लेटी हुई, लस लेटी है, लेटीट्यूड से लेटी हुई, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व और ये दक्षिण। ठीक है, बस ये याद रखो। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और लास्ट में ये इतनी धीरे धीरे करते करते बिल्कुल छोटी हो जाती है और एक बिंदु का रूप ले लेती है, जिसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। दक्षिणी ध्रुव का क्या? अक्षांश। सॉरी, दक्षिणी ध्रुव का क्या? अक्षांश। और यहां पर भी ये बिल्कुल छोटी हो जाती है और इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव का अक्षांश। उत्तरी ध्रुव अक्षांश। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है भाई साहब। ये 90 डिग्री का होता है। कौन? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? ये होते हैं अक्षांश, यानी कि लेटी हुई लाइन है, ऐसे लेटी हुई। बात करते हैं देशांतर की। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की रेखाओं को मिला रही है, तो इन्हें क्या कहेंगे? देशांतर। देखो, लॉन्गिट्यूड, अब इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से उठा लो लॉन्ग। लॉन्ग यानी क्या होता है? लंबा। अब लंबा कैसे होगा? ऐसे। तो जो खड़ी लाइनें होती है वो तो होती है देशांतर रेखाएं, और जो आडी लाइनें होती है वो होती है अक्षांश रेखाएं। अब इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे और विस्तारित रूप से हम अक्षांश और देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे, और इतना अध्ययन करेंगे कि आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हम इसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स भी जानेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे, फैक्ट्स, इतने सारे फैक्ट्स लिखाऊंगा कि इसके बाद आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। वीडियो काफी लंबा है क्योंकि मैंने इसमें भर भर के अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तारित रूप से समझाया है। वीडियो आधा देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तो ही आप समझोगे। इसलिए मेरा बच्चों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पूरी देखे बिना आपका समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं, मेरे को बिल्कुल। अब हम ये जानेंगे कि हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में मैं इस जगह पर रहता हूं। भारत के राजस्थान में मेरा निवास है और मैं यहां पर रहता हूं। ठीक है, अब देखो, अब क्या किया मैंने, अब मेरी स्थिति को भूगोल में बताने के लिए ग्लोब, इसको ग्लोब बोलते हैं, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में अपनी स्थिति को दर्शाने हेतु अक्षांश और देशांतर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी है यानी कि किसी भी स्थान या किसी भी देश की स्थिति को दर्शाने हेतु हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अक्षांश और देशांतर की। देखो कैसे। ठीक है, ये एक पृथ्वी है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी को मैंने दो भागों में काट दिया, मतलब यहां से क्रॉप करके ऐसे कैसे फैला लिया, और फैला कर क्या बना दिया मैंने? वर्ल्ड मैप। इसी को यहां से क्रॉप करके ऐसे कैसे मैप को खोल दिया। ठीक है, ये पृथ्वी, इसको मैंने ऐसे खोल के दर्शा दिया। अब मैंने क्या किया? पृथ्वी के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, मैंने क्या किया? पृथ्वी के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब टुकड़े करने के बाद जो उत्तर में पाया जाता है, उस टुकड़े का नाम रख दिया मैंने उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में पाया जाता है उसका नाम रख दिया मैंने दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोले का आधा भाग है, इसलिए गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड मैप में भी इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ गए? अब देखो आगे। अब मैंने बोल दिया कि सर मैं उत्तरी गोलार्ध में निवास करता हूं। अब उत्तरी गोलार्ध में भी बहुत सारे देश आते हैं, जैसे ये अमेरिका हुआ है ना, ग्रीनलैंड हुआ, और ये अफ्रीका के आधा द्वीप। तो इस तरह अब मैं कैसे अपनी स्थिति बताऊंगा? तो मैंने क्या किया? पृथ्वी का एक टुकड़ा और कर दिया, ये लो भाई। अब इस वाले पार्ट को, पृथ्वी इस लकीर के इधर वाले पार्ट को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्योंकि इधर कौन सा गोलार्ध है? क्योंकि इधर पश्चिम दिशा, इधर पूर्व दिशा, इधर उत्तर दिशा, इधर दक्षिण दिशा। इस तरह पृथ्वी के 4 टुकड़े कर दिए हमने। ठीक है, इसके भी 4 टुकड़े कर देते हैं लोग। ठीक है, इस तरह मैंने 4 टुकड़े कर दिए। अब क्या होता है कि ये जो भूमध्य ये जो बीच वाली रेखा है और एक यो वाली रेखा है, वर्ल्ड मैप को 4 भागों में बांटती है। अब अपन कौन से वाले पार्ट में आते हैं? इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? देखो, चूंकि हम उत्तर
और पूर्व के मध्य आ रहे हैं, इसलिए हम कौन से गोलार्ध में निवास करते हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में निवास करते हैं। अब देखो, अब मैंने बता दिया कि सर मैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में निवास करता हूं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में निवास करता हूं। मैं किस में निवास करता हूं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में निवास करता हूं। अब देखो, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, इराक है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, etc। जो इतने सारे देश काय में निवास करते हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो, अब अभी भी मेरे स्थिति सापेक्ष पता नहीं लगी, तो इसका आकलन करने के लिए, इसका सही स्थिति का पता करने के लिए मैंने क्या किया? 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा खींच दी, 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा खींच दी, और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा खींच दी। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा खींच दी। इस 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा को मैंने बोल दिया कर्क रेखा, और दक्षिण वाली रेखा को बोल दिया मैंने मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। ठीक है, अब 23.5 डिग्री उत्तर में मैंने कौन सी रेखा खींच दी? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में खींच दी मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद 66.5 डिग्री एक और रेखा खींची, फिर 66 डिग्री एक और रेखा खींची। इसके बाद मैंने क्या करा? इस लकीर से 90 रेखा ऊपर खींच दी, मतलब 90 लाइनें ऊपर बना दी और 90 लाइनें नीचे बना दी, ऐसे। ठीक है, 90 लाइनें ऊपर, 90 लाइनें नीचे, ये लो। ठीक है, 90 लाइनें ऊपर बना दी, 90 लाइनें नीचे बता दी। अब देखो, इन लाइनों का मैंने क्या नाम रखा? इन लाइनों का नाम मैंने क्या रखा? मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 0 डिग्री से। ठीक है, इस लकीर से 90 लकीरें मैंने ऊपर खींच दी, और इस लकीर से 90 लाइनें नीचे खींच दी, मतलब 90 लाइन मैंने ऐसे खींच दी और 90 लाइनें ऊपर खींच दी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आ गई। इसके बाद मैंने अब बोला कि सर मैं, और इसका नाम रख दिया, जैसे ये 0 डिग्री है तो ऊपर चलेंगे तो गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं 90 स्टार्ट, और नीचे से भी यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां से लेकर 90 तक हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर मैं एक उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर की तरफ जो अक्षांश मिलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश, और इस 0 डिग्री रेखा के नीचे वाले अक्षांशों को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलता हूं, मतलब मैं इस एरिया में मिलता हूं, इस एरिया में। ठीक है, मैं 1 डिग्री से 2 डिग्री अक्षांश के मध्य मिलता हूं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में निवास करता हूं। ठीक है, अब 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तो बहुत सारा पार्ट आ गया, मतलब इसमें तो पाकिस्तान भी आ गया, अरब भी आ गया, बहुत सारे देश आ चुके हैं। तो अब इसका सही आकलन करने के लिए क्या करा मैंने? इस लकीर के इधर की तरफ मैंने 180 लकीरें खींच दी, ऐसे ऐसे लकीरें खींच दी। ठीक है, और इधर की तरफ भी 180 लकीरें खींच दी। ठीक है, मतलब कि मैंने इस लकीर के इधर 180 लकीरें खींच दी, और नाम यहां से इसका भी 0 डिग्री रख दिया, और 1 2 3 4 5 7 ऐसे करते करते 180 लकीरें खींच दी। इधर की तरफ भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 180 लकीरें खींच दी। ठीक है, अब देखो मैं इस बॉक्स में आ गया। ठीक है, तो इस बॉक्स को बताऊंगा कि सर मेरा पता पूर्णतः यह है कि मैं 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य प्लस 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर की तरफ पूर्वी देशांतर है, इधर की तरफ पाए जाने वाले देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और इधर की तरफ पाए जाने वाले देशांतर क्या कहलाएंगे? पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 3 डिग्री पूर्वी देशांतर से 4 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य मेरा देश स्थित है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, मतलब मैं स्थित हूं। ठीक है, तो इस तरह हम देश की सापेक्ष स्थिति पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश को अध्ययन करेंगे। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। देखो, ये पृथ्वी है और ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि आखिर अक्षांश कैसे बने। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अक्षांश कैसे बनाए गए थे। तो देखो, अक्षांश को बनाने के लिए क्या किया गया? पहले पृथ्वी के बीच में से एक लाइन गुजारी गई, जिसका नाम रख दिया भूमध्य रेखा। क्या नाम रख दिया इसका? भूमध्य रेखा।
जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और एक लाइन बीच में से गुजार दी जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अभी इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे, फिलहाल ये जान लो कि हमने पृथ्वी के 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चांदा लिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अक्षांश कैसे बनाए गए थे। मैंने क्या लिया, चांदा लिया, और इस चांदे को मैंने रख दिया इस जगह पर, बीचों बीच में पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। अब इस पृथ्वी के केंद्र पर से मैंने देखा कि 23.5 डिग्री यहां पर आ रहा है। कितना आ रहा है, 23.5 डिग्री, ठीक है। और इधर से भी देखेंगे तो 23.5 डिग्री यहां पर आ रहा है, ठीक है। और 90 डिग्री यहां पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे कैसे विपरीत कर दो, ऐसे कैसे उल्टा कर दो, ऐसे कैसे उल्टा कर दो, तो 23.5 डिग्री यहाँ आएगा और 90 डिग्री यहाँ आएगा और 23.5 डिग्री यहाँ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार मैंने सभी लाइनें खींच दी कि भाई ये चांदे में देखना, इस लाइन को 0 डिग्री पर आती है ये वाली लाइन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते 90 तक पहुंचती है, ठीक है। उसी तरह 1 2 3 4 जो कि चलती चलती कहाँ तक पहुंचती है, 90 तक। उसी तरह नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 तो 23.5 डिग्री से होती हुई 90 तक पहुंचती है। उसी तरह 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 23.5 डिग्री 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 फिर 23.5 डिग्री, फिर 24 25 26 27 ऐसे करते 90 तक पहुंचती है। तो इस तरह मैंने रेखा खींच दी। अब क्या करा मैंने, इस 1 डिग्री को 1 डिग्री से मिला दिया, 2 डिग्री को 2 डिग्री से, 23.5 को 23.5 डिग्री से, 24 को 24 से, और अंत में ये जो 90 वाला बनता है ये एक बिंदु के रूप में बनता है। ऐसे 1 को 1 से मिलाया, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 से 5 से, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली जो लाइन बची, यानी कि 90 डिग्री वाली जो लाइन बची, ये एक बिंदु के रूप में बोलती है, जिसे बिंदु के रूप में बनती है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। मतलब कि 90 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो इस 0 डिग्री के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर मैंने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी, जिसे हमने बोल दिया कर्क रेखा। और दक्षिण में मैंने एक लाइन खींच दी 23.5 डिग्री पर, उसे बोल दिया मैंने मकर रेखा, ठीक है। उसी तरह मैंने एक लाइन और खींच दी 66.5 डिग्री पर, जिसको बोल दिया मैंने आर्कटिक रेखा, ठीक है। उसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिण में मैंने एक रेखा खींच दी, 66.5 डिग्री में मैंने दक्षिण में एक रेखा खींच दी, जिसे बोल दिया मैंने अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अब देखो, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर मैंने कर्क रेखा खींच दी, दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मैंने एक रेखा खींच दी जिसका नाम मकर रेखा है। फिर इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री पर मैंने एक रेखा खींच दी जिसका नाम आर्कटिक रेखा पड़ा, और 66.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा खींची जिसका नाम अंटार्कटिक रेखा पड़ा। देखो, इस प्रकार हमने रेखाओं के नाम देखे कि भूमध्य रेखा जो कि भूमि के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जून के महीने में सूर्य यहाँ पर होता है, इस लकीर के सामने साम होता है, और हमें यह भी पता है कि जून के महीने में सूर्य कर्क राशि में होता है, इसलिए हमने इस रेखा का नाम कर्क रेखा पाड़ दिया। दिसंबर के महीने में सूर्य इस जगह पर होता है इसलिए, और दिसंबर के महीने में सूर्य मकर राशि में होता है, इसलिए हमने इसका नाम मकर रेखा पाड़ दिया। आर्कटिक रेखा का नाम आर्कटिक इसलिए पाड़ा क्योंकि यह आर्कटिक महासागर को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, इसलिए इसका आर्कटिक रेखा पाड़ दिया। अंटार्कटिक रेखा को हमने अंटार्कटिक रेखा इसलिए कहा क्योंकि यह अंटार्कटिक महासागर को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री में ही क्यों काटा, 66.5 डिग्री में ही क्यों काटा। देखो, कारण है क्योंकि पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही हमने यहाँ पर एक लाइन खींची थी कर्क रेखा। उसी तरह पृथ्वी अर्धवृत्त तल से, यानी कि इस तल से अगर इसको यूं फोल्ड करूं तो इसका तल यहाँ तक खिसका हुआ है, तो इस तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से हमने ये 66.5 डिग्री वाली ऊपर भी रेखा खींची और नीचे भी रेखा खींची, तो इसी वजह से ये रेखाएं खींची गई थी। अब आगे चलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ये बात आप समझ गए। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में हमने कर्क रेखा खींची, 23.5 डिग्री दक्षिण में हमने मकर रेखा खींची, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा खींची, 66.5 डिग्री में दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा खींची। तो अक्षांश एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के अक्षांश समांतर होते हैं, इस स्टाइल से होते हैं, ठीक है। लेकिन अक्षांश आपस में समांतर तो होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। जैसे इस लाइन
ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है, फिर इससे बड़ी ये वाली और इससे बड़ी ये वाली, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी, 90 डिग्री वाली, ठीक है। तो 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री का दक्षिण अक्षांश, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये सबसे छोटे अक्षांश होते हैं। और सबसे लंबा अक्षांश कौन सा होता है, ये वाला बीच वाला, यानी कि भूमध्य रेखा सबसे लंबा अक्षांश होती है। और भूमध्य रेखा एक वृत्त के समान है, मतलब यूं इस तरह है, भूमध्य रेखा यूं है, यानी कि सबसे अक्षांश का सबसे लंबा वृत्त कौन सा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं संख्या। तो जो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर हमने कितनी लाइनें खींची, 90 लाइन। और इसी 0 डिग्री अक्षांश के नीचे कितनी लाइनें खींची, 90 लाइन। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 90 लाइनें खींची उत्तर की ओर। इन 90 उत्तर की ओर पाए जाने वाली 90 लाइनों को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर खींची गई अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर खींची गई 90 रेखाओं को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ऊपर की तरफ 90, नीचे की तरफ 90 और एक भूमध्य रेखा, तो कितनी हो गई 181। यानी कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। 181 कितनी होती है, 181 अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181, ठीक है। और सबसे छोटा अक्षांश कौन सा होता है, 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश। और सबसे लंबा अक्षांश कौन सा होता है, भूमध्य रेखा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। एक और बात ध्यान रखेंगे कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई घटती है, तथा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई में वृद्धि होती है, मतलब लंबाई बढ़ती है। देखो बढ़ रही है ना, समझ गए। सूर्य पृथ्वी के एकदम शीत में होता है, मतलब सूर्य कहाँ होता है, यहाँ पर सूर्य पृथ्वी के शीत पर होता है। और सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहां पर गिरती है, इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में सूर्य की किरणें सीधी गिरने की वजह से इस वाले एरिया में क्या होती है, गर्मी, यानी कि इस वाले एरिया को हम बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को उष्ण। कहां से कहां तक के एरिया को, ये जितना भी एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा कर्क और मकर रेखा के मध्य वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, कटिबंध का मतलब क्या होता है, जैसे दो अक्षांश है, ये दोनों कटे हुए हैं, ठीक है, दोनों अक्षांश है, ये दोनों अक्षांश है, और इन अक्षांश के मध्य बंध बनता है। इन अक्षांश के मध्य वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कटिबंध। यानी कि इन दो कटी लाइनों के मध्य जो बंध है उसे हम बोलते हैं कटिबंध। तो इन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो गर्मी रहती है, इसलिए हम इसे उष्ण बोल रहे हैं। और कटिबंधीय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो अक्षांशों के मध्य है, तो इस प्रकार कटिबंधीय बना। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समझ में आ गया। अब सूर्य की किरणें यहां से यहां पर तिरछी गिरती है, मतलब यहां से बहुत दूर है, ये वाला एरिया बहुत दूर है और ये पास था, इसलिए ये गर्मी ज्यादा होगी, यहाँ उष्ण ज्यादा होगी। और ये वाला एरिया थोड़ा दूर है, ये वाला एरिया थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पर कम गर्मी देखने को मिलती है और यहाँ पर सर्दी देखने को मिलती है। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। ये मकर और अंटार्कटिक के मध्य और कर्क और आर्कटिक के मध्य होता है। कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध। देखो ये वाला एरिया शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। अब बचा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। अब इनमें क्या होता है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यहां पर सूर्य की किरणें एकदम आड़ी गिरती, मतलब बिल्कुल लंबाई, मतलब यहां तक सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती है। इस वजह से यहां पर सूर्य की किरणें ना होने की वजह से यहाँ का एरिया बर्फीला है, यानी कि यहाँ पर बहुत भयंकर सर्दी देखने को मिलती है। इसलिए इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत ये कटिबंध, यानी कि शीत कटिबंध। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, जो अंटार्कटिका और दक्षिण ध्रुव के मध्य आता है और आर्कटिक और 90 डिग्री उत्तर के
मतलब कि आर्कटिक से ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव तक ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध, यानी कि अंटार्कटिका से दक्षिणी ध्रुव तक का एरिया क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब इस प्रकार पृथ्वी पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पृथ्वी पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहली कौन सी, उष्ण कटिबंधीय, दूसरी कौन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण का मतलब शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, और नंबर तीन यानी कि शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंधीय यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी टेढ़ी गिरती है, इस वजह से तो शीत कटिबंधीय बोलते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम देशांतर रेखाओं पर चलेंगे। अब बात करेंगे देशांतर रेखा की। देखो, देशांतर रेखा को देशांतर रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश के अंतर का पता करवाती है, मतलब कि किस देश में कितना बजे है, कितना समय हुआ है, यह पता करने के लिए किस रेखाओं का उपयोग किया जाता है, देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं क्योंकि ये यूं होती है, खड़ी लाइनें होती है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मध्याह्न रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीचों से गुजरती है। ठीक है, यूं खड़ी लाइनें होती हैं। और यामोत्तर रेखाएं इसके उपनाम है, मध्याह्न या यामोत्तर रेखाएं इसके उपनाम है। ठीक है, अब देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, इस वर्ल्ड मैप के मध्य से एक रेखा गुजारी जिसको हमने बोला 0 डिग्री देशांतर। क्या बोला मैंने, 0 डिग्री देशांतर। उसी तरह पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजारी जिसको बोला हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर की तरफ, यानी कि पूर्व, इधर पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम, और इधर भी पूर्व है और इधर क्या है, पश्चिम। तो इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व दिशा की ओर हमने 180 देशांतर खींचे, यानी कि 180 लकीरें हमने इधर खींची। ये लो भाई, 180 लकीरें खींच दी। ठीक है, और जो ये लास्ट वाली लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं, जो कि एंडिंग है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसी प्रकार हमने इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ भी 180 लाइनें खींची यहां तक। इसे क्या बोलेंगे मैं, 180 डिग्री का देशांतर। ये जो 180 डिग्री देशांतर और ये 180 डिग्री देशांतर दोनों एक ही है। ये 180, मान लो ये जो उंगलियां जहां पर मिली हुई है ये क्या है, 180 डिग्री देशांतर है। अब मैंने इसको ऐसे खोल दिया तो 180 डिग्री देशांतर इधर चला गया, एक 180 डिग्री देशांतर इधर चला गया, तो 180 डिग्री देशांतर होने में एक ही है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व दिशा की ओर पाए जाने वाले 180 देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं, तथा 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की ओर पाए जाने वाले 180 देशांतरों को पश्चिम देशांतर कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 180 पूर्वी देशांतर होते हैं और 180 पश्चिम देशांतर होते हैं। ठीक है, राइट। अब देखो आगे, तो पृथ्वी में भी मैं ये बना देता हूं। ठीक है, पृथ्वी में भी मैंने ये बना दिया, 180 इधर, 180 इधर, 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिम देशांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनकी संख्या की बात करें तो देखो 180 इधर है, 180 इधर है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसको तो गिना नहीं, मैंने इसको भी गिना है। वास्तव में ये 180 2 बार आ रहा है इसलिए इसको एक बार गिना है। तो टोटल ये कितने होते हैं, 180 इधर, 180 इधर, टोटल कितने, 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां पर एक देश पड़ता है, उस देश का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड के देश से गुजरती है और इंग्लैंड के भी कौन से शहर से गुजरती है, ये ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इस वजह से इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाने लगा। क्यों, क्योंकि यह ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्यों कहते हैं, देखो इस रेखा से दुनिया के सभी समय का आकलन किया जाता है। इस रेखा से दुनिया के सभी समय का आकलन किया जाता है। सन 1884 में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में 0 डिग्री देशांतर को तो माना अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, किससे हम समय का पता लगाएंगे, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का
दर्जा दिया। क्यों? 180 डिग्री देशांतर से तो हम तिथि का पता करेंगे और 0 डिग्री देशांतर से हम समय का पता करते हैं, इसलिए 1884 में 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का दर्जा दिया और 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा मिला। तो ग्रीनविच रेखा क्यों कहा? क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि इससे संपूर्ण देशों का समय का आकलन किया जाता है इस ग्रीनविच रेखा से। ठीक है, अब जीएमटी की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होती है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब है कि इस ग्रीनविच का जो टाइम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग सभी का टाइम रहेगा, इसलिए जीएमटी यानी कि ग्रीनविच टाइम बोलते हैं। प्रमुख मध्याह्न, ये भी सभी क्या है? मध्याह्न है, क्योंकि हमने पाना है कि देशांतर को क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। लेकिन ये जो लाइन होती है 0 डिग्री देशांतर वाली ग्रीनविच रेखा होती है, इसको प्रमुख मध्याह्न बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी मेरिडियन बोलते हैं। प्रमुख मध्याह्न को इंग्लिश में पीएम बोल सकते हैं या प्राइमरी मेरिडियन कहते हैं, इसी से ही पीएम का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, देशांतर लंबाई में तो समान होते हैं किंतु समांतर नहीं होते। देखो कैसे देते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, अब इनकी सबकी लंबाई समान है, इन सबकी लंबाई, इन सभी देशांतरों की लंबाई समान है और ये आकर ऊपर कहां मिलते हैं? एक बिंदु पर मिलते हैं। देखो, सभी देशांतर इस बिंदु पर मिले और ये भी इस बिंदु पर मिले, तो इनकी सबकी लंबाई समान तो होती है, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर नहीं होते। दिख रहे हैं क्या ये समांतर? दिख रहे हैं क्या? ये तो वर्ल्ड मैप में बनाया है मैंने, इसलिए समांतर दिख रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखो ना, ये समांतर नहीं होते। ये कैसे होते हैं? इस तरह होते हैं, यूं 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 यूं। तो ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के समांतर नहीं होते, लेकिन लंबाई में सभी समान होते हैं। जबकि अक्षांश में हमने ये जाना था कि अक्षांश आपस में समांतर होते हैं लेकिन लंबाई में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर ये लंबाई में समान होते हैं और आपस में समांतर नहीं होते हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर में 1 दिन का अंतर होता है। अब देखो ये बात, पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर में 1 दिन का अंतर होता है। कैसे? देखो, सूर्य यहां से निकला तो सबसे पहले सुबह कहां होगी? पूर्व दिशा में, ठीक है, और सबसे पहले रात भी कहां होगी? पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य यहां पर आ जाएगा जब यहां पर, तो रात हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ का, ये पूर्वी देशांतर है, यहाँ का दिन 1 दिन आगे चलता है इसकी तुलना में, 1 दिन आगे चलता है। जैसे मान लो यहाँ पर 9 तारीख है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सूर्य उग चुका है, यानी कि यहाँ कितनी तारीख हो चुकी है? 10 तारीख हो चुकी है। मतलब कि जो पूर्वी देशांतर होता है वो 1 दिन आगे होता है, कारण क्योंकि इधर से सूर्य उगता है, पूर्व की दिशा की ओर से सूर्य उगता है, इस वजह से ये पूर्वी देशांतर वाला एरिया होता है। ये जितने भी 180 डिग्री के पूर्वी देशांतर होते हैं, इनमें 1 दिन ज्यादा होता है पश्चिम की तुलना में। ठीक है, पश्चिम देशांतरों की तुलना में 1 दिन ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो, जब हम देशांतरों में बाईं ओर जाते हैं, जब हम देशांतरों पर बाईं ओर जाते हैं, यानी कि इधर की तरफ जाते हैं, बायां इधर है, बाईं ओर जाते हैं, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने पर 4 मिनट की कमी होती है। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने पर 4 मिनट की कमी होती है जब हम बाईं ओर जाते हैं, यानी कि इधर। लेकिन जब हम देशांतरों पर दाईं ओर जाते हैं, जब हम देशांतरों पर दाईं ओर जाते हैं, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में प्रवेश करने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि यहाँ पर 10 तारीख है और यहाँ पर कितनी है? 9 तारीख है। ठीक है, वो उदाहरण दिया था ना मैंने, तो उधर 10 तारीख है, इधर 9 तारीख, मतलब यहाँ का समय आगे चलेगा, तो इधर जाने पर समय की वृद्धि होगी, मतलब कि इधर जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट की वृद्धि होती है और इधर जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट की कमी होती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो आगे, जब हम बाईं ओर जाते हैं तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पर पहुंचते हैं तो हमें 4 मिनट की कमी दिखाई देती है, तथा जब हम दाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक डिग्री को पार करने में 4 मिनट की वृद्धि होती है। मतलब इस डिग्री पर, जैसे मान लो इस डिग्री पर 3:40 हो रहे हैं, तो इस डिग्री पर कितने होंगे? 3:44। फिर अगले डिग्री पर कितने होंगे? 3:48। इसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पर 2:20 हो रहे हैं, तो इसके आगे वाले पर क्या होगी? 4 मिनट की कमी होगी, यानी कि 2:16 हो रहे होंगे। तो इस प्रकार जो पूर्वी देशांतर होता है वो आगे चलता है और पश्चिम देशांतर हमेशा पीछे चलता है। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट की वृद्धि होगी प्रत्येक डिग्री पर, मतलब 1 डिग्री को पार करेंगे तो 4 मिनट की वृद्धि होगी। और बाईं ओर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो प्रत्येक डिग्री को पार करने में 4 मिनट की कमी होती है। हमें पता है कि 360 देशांतर होते हैं।
ठीक है, 360 देशांतर होते हैं और एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का लग रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 1440 मिनट हो गए। मतलब कि 360 यानी कि पूरे देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा, 1440 मिनट लगेंगे। अब इसको अपन घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 1440 को अपन ने घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 घंटे निकल कर आ जाएगा। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी पूरी की पूरी घूम जाती है। मतलब 180 डिग्री से वापस 180 डिग्री पर आने तक, 180 डिग्री से वापस 180 डिग्री तक पहुंचने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट होगी तो यहां से वापस यहां पर आने में कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेगा, जब तक 360 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये पीछे की तरफ ये जो रेड लाइन दिख रही है ये जुड़ी हुई है। देखो ये जो पीछे की तरफ जो रेड लाइन दिख रही है ये 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये वाली 180 वाली होती है, 180 डिग्री की। तो ये आगे वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा और पीछे वाली सेम इससे जुड़ी हुई होती है जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो 180 डिग्री के पूर्व में जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है, क्योंकि पूर्व में एक दिन ज्यादा होता है। और पश्चिम की ओर जाने पर 180 डिग्री के पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक दिन कम होता है। 180 डिग्री देशांतर सीधा नहीं है, कारण देशों के सही समय आकलन हेतु जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो सीधी नहीं होती है, कुछ टेढ़ी होती है। मतलब कि अगर हम मैप में देखेंगे तो ये जो 180 डिग्री देशांतर है वो कुछ इस प्रकार है, मतलब सीधी नहीं है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है कुछ इस प्रकार। ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि वहां पर पाए जाने वाले बहुत सारे देश हैं। उन देशों को उसके बराबर लेने के लिए, उस देशों को उस 180 डिग्री पर लेने के लिए, इस वजह से लेने के लिए इसकी स्ट्रक्चर को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है ताकि सभी देशों का सही समय आकलन हो सके। इसके बाद हम ये जानेंगे कि जीएमटी से समय का आकलन कैसे होता है। अब ये जीएमटी से समय का आकलन कैसे होता है ये बताने से पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम ये बताएंगे कि जीएमटी से समय का आकलन कैसे होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भारत का मैप, भारत लगभग यहां पर आता है, यहां पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या होता है कि बहुत सारे देश होते हैं जो अलग अलग स्थितियों पर स्थित होते हैं। जैसे कोई देश यहाँ, कोई देश वहां, कोई देश वहां। ठीक है, तो इन देशों के मध्य से जो देशांतर जाता है, इन देशों के मध्य से जो देशांतर जाता है उसे ही मानक समय रेखा कहा जाता है। इन देशों के मध्य से गुजरने वाले देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं। अभी देखो जो भारत होता है, जो भारत है, ठीक है, जो भारत देश है, भारत देश के इधर की ओर, भारत देश के इधर की ओर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर है और इधर की तरफ 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसको मैं पूर्वी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है, पूर्वी देशांतर है। तो 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है भारत। मतलब यहां से लेकर इन दोनों के मध्य मिलता है भारत। ठीक है, अब भारत के बीचों बीच में से एक रेखा गुजरती है, यानी कि एक देशांतर गुजरता है। उस देशांतर की संख्या कितनी है भाइयों, 82.5 डिग्री। इस देशांतर की संख्या कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, इन दोनों राज्यों में सूर्योदय यहां होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय यहां होता है, तो यहां पर लेट होता है, तो यहां का समय आगे चलेगा क्योंकि पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की ओर समय आगे चलता है और पश्चिम दिशा की ओर समय थोड़ा पीछे चलता है। ठीक है, तो यहां पर 2 घंटे पहले ही सूर्य उदय हो जाता है और यहां पर 2 घंटे लेट होता है। तो इन दोनों राज्यों के मध्य 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अब जैसे मान लो अगर ऐसा होगा, ऐसे मान लो भारत के मैप में अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे, इधर 2 बज रही है तो इधर 12 ही बजेगी। ठीक है,
इधर 2 बज रही है, इधर 12 बजेगी। तो अब मान लो गुजरात में 12 बज रहे हैं और इधर कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे आगे चलता है। ठीक है, दिन के 12 बज रहे हैं, इधर दिन के 2 बज रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है पिट्टू, और इसकी सेटिंग रहती है यहाँ पर, मतलब इसकी जीएफ रहती है, उसका नाम है चिट्टू। इसकी वाइफ का नाम क्या है, चिट्टू, मतलब हाँ जो भी समझो समझ लो। तो ये 12 बजे और इधर 2 बजे, इसने बोला कि बेबी मैं तुम्हें 1 बजे पैसे सेंड करूंगा। किसने बोला, पिट्टू ने, मैं 1 बजे तुम्हें पैसे सेंड कर दूंगा फोन पे। तो ये इंतजार करती रहेगी। ठीक है, अब क्या होता है, इधर 1 बजे और इधर उस समय 3 बज जाएंगे। अब ये 1 बजे सेंड करेगा, लेकिन उधर तो ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटा लेट हो चुका है। ये इसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन ये 2 घंटा लेट हो चुका है। तो ये क्या करेगी, यहाँ से धोना सेंड करेगी इसको मारने के लिए। धोना, वो जो भी हथियार होते हैं इनके, वो सेंड करेगी इनको पीटने के लिए। तो इसी समस्या को देखते हुए हमने एक देशांतर को अपनी मानक समय रेखा माना, जिस देशांतर का नाम है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। और ये कितने कौन से देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री रेखाएं होती है। देशांतर अक्षांतर कोई अपन ने प्राकृतिक रूप से नहीं खींची, ये एक कल्पना है, कल्पना के माध्यम से हमने खींच रखी है। ठीक है, इसे ही काल्पनिक रेखा मानते हैं। तो 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत के मध्य से गुजरता है और भारत के यूपी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से गुजरता है। इलाहाबाद जिसका नाम वर्तमान नाम प्रयागराज पड़ चुका है, इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी शहर से यह गुजरता है। ठीक है, ये जो मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, अब ये जो 82.5 डिग्री है, ये पूर्वी देशांतर है। अब इसका मानक समय से क्या कनेक्शन है, देखो जीएमटी से क्या कनेक्शन है। जीएमटी ये है, मान लो इस जीएमटी पर दिन के 12 बजे हुए हैं, क्योंकि जीएमटी को पीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएम भी बोलते हैं, प्रियम मेडिरियन। ठीक है, प्राइम मेडिरियन बोलते थे ना अपन इसको, प्राइम मेडिरियन, यानी कि प्रमुख मध्याह्न कौन सा है, ग्रीनविच रेखा। प्रमुख मध्याह्न कौन है, ग्रीनविच रेखा, यानी कि प्री मेडिरियन। तो इसी को आधार मानते हुए संपूर्ण देशों का, ये भी देश है, ये भी देश है, ये भी देश है, इन संपूर्ण देशों का क्या निकाला जाता है, समय निकाला जाता है। इस जीएमटी के थ्रू ही, ये क्या है, जीएमटी तो है ये रेखा, इस जीएमटी के थ्रू ही सभी देशों का समय निकाला जाता है। किस रेखा के थ्रू, ये जो मध्य से गुजरती है, जैसे पाकिस्तान के बीच में से गुजर रही हो जो रेखा, या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी है, जितनी की भी रेखाओं बीच में से गुजरती है, उन समयों से हम क्या करते हैं, जीएमटी के थ्रू निकालते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में कितने हुए, 82.5 डिग्री को मैंने 4 से इंटू कर दिया, 82.5 डिग्री को मैंने 4 से इंटू कर दिया, तो 330 मिनट आए। कितने मिनट आए, 330 मिनट आए, सॉरी कितने आए, 330 मिनट आए। अब इन 330 मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट करना चाहा, तो मैंने घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे दे, तो मेरे पास आया 5.5 घंटे। कितने आए, 5.5 घंटे। तो मतलब कि, और हमको पता है कि पूर्वी देशांतर हमेशा आगे चलता है, तो अपना आंसर कितना है, 5.5 घंटे। यानी कि हम जीएमटी यानी कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं। हमारा समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे हैं। कितना है, 5.5 घंटे आगे हैं, याद करके रखना। जीएमटी रेखा से 5.5 घंटे आगे चलते हैं। तो इस तरह सभी देशों का समय का आकलन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 100 डिग्री अक्षांश को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो तुम। देखो 180 डिग्री अक्षांश को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मीटिंग हुई थी 1884 में। 1884 की मीटिंग में हमने ये कह दिया कि 0 डिग्री जो देशांतर है उसको तो माना जाएगा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और जो 180 डिग्री रेखा है, 180 डिग्री रेखा है, उसको क्या माना जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा इसलिए बोला क्योंकि ये जो रेखा है, ये 180 डिग्री की रेखा है मान लो, और इस रेखा के इधर की तरफ, पूर्व की तरफ जाने पर एक दिन बड़ा होता है। इधर की तरफ तो 10 तारीख होती है और इधर की तरफ 9 तारीख, मतलब एक दिन ज्यादा होता है पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ कम होता है। ठीक है, पर पूर्व की तरफ एक दिन ज्यादा होता है और पश्चिम की तरफ कम होता है। तो इसी वजह से इसे तिथि रेखा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसमें दिनों का अंतर है। जबकि ये जो ग्रीनविच रेखा है इसमें तो खाली मिनटों का अंतर था। ठीक है, तो इस प्रकार देशांतर का
चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे और वो जरूर बहुत ही कीमती फैक्ट है, हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्सों को हम डिटेली जानेंगे। एक एक को मैं सब लिखवाऊंगा, देखते जाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क, मकर, भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं। मतलब कि 7 महाद्वीपों में से एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका जिससे तीनों रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। 15 डिग्री 1 घंटे का होता है। यानी कि 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 60 से 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो कितना मिनट आएगा 60 मिनट। यानी कि 1 घंटे का होता है 15 डिग्री। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नदियां। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो ये है कर्क, ये है भूमध्य, ये है मकर। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहां पर भारत आता है। ठीक है। यहां पर भारत आता है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है और 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्यों का नाम क्या क्या है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है और यहाँ पर राजस्थान की एक नदी है जो कि एमपी से निकलकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर में प्रवेश करती हुई राजस्थान कर्क रेखा को 2 भागों में डिवाइड करती है, उल्टे यू आकृति की स्ट्रक्चर में। ठीक है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में 2 नदियां मिलेगी। एक मिलेगी कांगो नदी और नीचे की तरफ मिलेगी लिम्पोपो नदी। जो कांगो नदी होती है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों नदियां याद करना क्योंकि कई बार इन तीनों नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। ग्रिड क्या होते हैं? अक्षांश और देशांतर के मध्य जो बॉक्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब देखो दक्षिणायन गति और उत्तरायण गति क्या होती है। ये कर्क, ये मकर, भूमध्य और ये मकर। तो जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गमन करता है यानी कि दक्षिण दिशा में गमन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं दक्षिणायन गति। जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गमन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिणायन गति। और यह यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने का मतलब 2 आयन होते हैं, एक होता है दक्षिणायन गति, एक होता है उत्तरायण। एक होता है दक्षिणायन और एक होता है उत्तरायण। ये दोनों 6-6 महीने के होते हैं। इस प्रकार 12 महीने होते हैं 1 वर्ष में। जब सूर्य यहाँ पहुंच जाता है तो फिर इसके बाद यह पुनः उल्टी मतलब वापिस अपनी दिशा में जाता है यानी कि उत्तर दिशा की ओर गति करता है यानी कि कर्क दिशा की ओर गति करता है। तो जो उत्तरायण गति होती है वो किधर से किधर होती है? मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर, मकर रेखा से कर्क की ओर होती है और ये भी 6 महीने की होती है। देशांतर रेखा पर अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा की यहाँ पर होती है, इस जगह। अधिकतम दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के समीप। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ होती है? 111.32 किलोमीटर, जो कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा के निकट होती है, यहाँ पर सभी में, सभी रेखाओं के मध्य। और न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। क्योंकि अगर हम ध्रुवों को देखें तो ध्रुव में इस तरह दिखेगा, अगर पृथ्वी को यूं देखा जाए तो। अब ये मैं पृथ्वी को ऊपर से देख रहा हूं तो न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? ध्रुवों पर। न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? ध्रुवों पर। और अधिकतम दूरी कहाँ होगी? भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट। देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। अब अगला फिक्स। अब अक्षांश और देशांतर के तीसरे फैक्ट में हम ये जानेंगे। देखो अगर कोई देश बड़ा होता है तो वह 1 से अधिक मानक समय रेखाएं होती हैं। ठीक है। अगर कोई देश बहुत बड़ा है तो वहां 1 से अधिक मानक समय रेखाएं होती है। जैसे कि रूस हम जानते हैं कि रूस इतना बड़ा है और इसमें से करीब बहुत सारे देशांतर गुजरते होंगे। तो रूस के अगर इस यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसके और इसके मध्य पूरे 1 दिन का अंतर होता है। वैसे पूरे 1 दिन का अंतर होता है। इस वाले पार्ट से रूस के इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक पूरे 1 दिन का अंतर होता है। तो इस डिफरेंट को मिटाने के लिए, मतलब अगर यहाँ पर दिन होगा ना तो यहाँ इस वाले पार्ट पर रात होगी रूस के। तो इस समस्या को निपटाने के लिए रूस में बहुत सारी मानक समय रेखाएं खींची गई ताकि
इस अलग अलग क्षेत्र को डिवाइड कर दिया, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, तो सब जगह अलग अलग मानक रेखाएं खींच दी गई। इसलिए एक से अधिक मानक समय रेखाएं होती है यदि अगर कोई देश बड़ा है तो। जैसे रूस में कितनी मानक रेखाएं हैं? 11 को, टोटल 11 मानक समय रेखाएं हैं। ठीक है, जो कर्क रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है और मकर रेखा तय, ये तीनों रेखाएं 3 रेखाएं होती हैं। हमें पता है कि 3 रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये तीनों रेखाएं, प्रत्येक रेखा 3-3 महाद्वीपों से गुजरती है। ठीक है, इतना याद रखो कि प्रत्येक रेखाएं 3-3 महाद्वीपों से गुजरती है। कर्क रेखा भी 3 महाद्वीप से, और भूमध्य रेखा भी 3 महाद्वीप से, और मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है। अब ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहले तो ये याद रखना, 3 रेखाएं 3-3 महाद्वीप, 3 रेखाएं 3-3 महाद्वीप। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से महाद्वीप है। देखो, जो कर्क रेखा होती है वो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप है वो? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका तो तीनों में आएगा, अफ्रीका तीनों में ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपकी क्लियर हो चुकी है कि अफ्रीका से कर्क रेखा भी गुजरेगी, भूमध्य रेखा भी गुजरेगी और मकर रेखा से भी गुजरेगी अफ्रीका महाद्वीप से। तो कर्क रेखा गुजरी, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, 3 महाद्वीप हो गए। ठीक है, साथ ही साथ यह 18 देशों से गुजरती है, 18 देशों से गुजरती है। बात करते हैं भूमध्य रेखा की, और उन 18 देशों में जो फेमस देश है वो कौन कौन से? मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। इन देशों को तो याद कर ही लेना, बाकी 18 देश याद करो ना करो, लेकिन मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार तो याद कर ही लेना। इस जगह तो पड़ेगा मैक्सिको, इस जगह मैक्सिको पड़ेगा, और मैक्सिको के बाद यहाँ पर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ये 4 देश यहाँ पर पड़ेंगे, और बाकी बीच में भी बहुत सारे देश पड़ते हैं। टोटल 18 देश से गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन अपन फैसिलिटी के लिए अपन मेन याद करेंगे, मेन देश ये याद करेंगे। ठीक है, बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो जो बात करें अब भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा होती है ना, वो भूमध्य रेखा यहाँ से चलती है और सबसे पहले दक्षिण अमेरिका को काटती हुई, अफ्रीका को काटती हुई, एशिया को काटती हुई चलती है। मतलब भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों से गुजरती है। अब ये इस जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है और 13 देशों से गुजरती है, यानी कि 3 महाद्वीपों को काटती हुई कितने देशों से गुजरती है? टोटल 13 देशों से गुजरती है। ये 13 देश कौन कौन से हैं? 13 देशों को भी याद करने की जरूरत नहीं, आप मेन ये वाले देश याद कर लेना, और चाहो तो 13 भी याद कर सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से तो ये याद कर लेना, कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया। कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया। ठीक है, कोलंबिया यहाँ पर पड़ता है, ब्राजील यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कोलंबिया यहाँ पर पड़ता है, ब्राजील यहाँ पर पड़ता है। इसके बाद मालदीव्स यहाँ पर पड़ता है, एशिया महाद्वीप का पार्ट है मालदीव, और इंडोनेशिया यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 याद कर लेना। इसके बाद बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा होती है, मकर रेखा भी इस तरह गुजरती है। अब मकर रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, एक तो दक्षिण अमेरिका से, एक अफ्रीका से और एक ऑस्ट्रेलिया से। इन 3 महाद्वीपों से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, और मकर रेखा पर जो मुख्य देश है वो कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। मेडागास्कर यहाँ पर एक द्वीप है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। हाँ, पहला तो ग्रीनलैंड है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। तो ये जो मकर रेखा है ये विश्व के 3 महाद्वीपों से गुजरती है। मकर रेखा कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो जो मकर रेखा होती है ये कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। अब इन 10 देशों को भी तुम चाहो तो याद कर लो, और ये 10 देश याद ना हो तो इतने देश तो याद कर ही लो कि चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अब ये कहाँ पड़ते हैं? देखो, जो चिली होता है वो यहाँ पर पड़ता है। ये दुनिया का सबसे लंबा देश है। चिली की स्ट्रक्चर इस तरह है, मतलब यूं करके लंबाई में। तो चिली सबसे लंबा देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चिली के बाद आता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के बाद ब्राजील। ठीक है, ब्राजील एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आएंगे तो नामीबिया और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। और इसके बाद आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीप है जो कि अफ्रीका के पास में स्थित है, और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इन देशों से गुजरती है। ठीक है, वैसे तो ये 10 देशों से गुजरती है, उसमें मुख्य ये है, ये जो भूमध्य रेखा है 13 देशों से गुजरती है, उसमें मुख्य ये है। ये 18 देशों से गुजरती है, जिसमें मुख्य ये है। मुख्य तो याद कर ही लेना है। अब देखो इसकी क्या ट्रिक है। देखो
इसकी ट्रिक याद करवा देता हूं। देखो, हमें पता है कि भारत से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और जो मकर रेखा है भारत के एक भी राज्य से नहीं गुजरती, यानी कि 0 राज्यों से गुजरती है। कौन? मकर रेखा। अब क्या करना है कि इस 8 के लगा दो आगे 1 और इस 0 के लगा दो आगे 1, तो मतलब क्या बन जाएगा कि कर्क रेखा दुनिया के 18 देशों से गुजरती है और मकर रेखा दुनिया के 10 देशों से गुजरती है। अब भूमध्य रेखा का आप याद कर लेना 13 देश, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि नीचे से स्टार्ट करेंगे बढ़ते क्रम में, ऊपर की तरफ चलेंगे बढ़ते क्रम में। मकर रेखा 10, भूमध्य रेखा 13 और कर्क रेखा 18। तो इस तरह से ये ट्रिक है। और दूसरी बात महाद्वीपों की, तो 3 रेखाएं, और तीनों रेखाएं, प्रत्येक रेखाएं 3-3 महाद्वीपों से गुजरती हैं, ठीक है। इसमें भी इजी बनाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप तीनों रेखाओं में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अफ्रीका महाद्वीप तीनों में आएगा। जो उत्तर में कर्क रेखा है, वो उत्तर वाली कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, और दक्षिण वाली मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। ये भी याद रखना, और इसमें दक्षिण अमेरिका आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटखट। भूमध्य रेखा पर दिन व रात बराबर होते हैं, कारण सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। देखो, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के इस जगह पर सूर्य रहता है, और पृथ्वी का कौन सा पार्ट सूर्य के सबसे निकट है? डायरेक्ट जाहिर सी बात है, ये वाला पार्ट सूर्य के सबसे निकट है, तो सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस वजह से यहाँ पर दिन व रात दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। पृथ्वी चपटी क्यों है? पृथ्वी की स्ट्रक्चर कैसी है? ये, ठीक है। पृथ्वी की स्ट्रक्चर कैसी है? ऐसी। अब इस पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने की वजह से यहाँ की जमीन घुसी हुई है, यहाँ की जमीन घुसी हुई है। और मध्य वाले भाग में, भूमध्य रेखा के मध्य वाले भाग में, यानी कि मध्य वाले भाग में ग्रेविटी कम होती है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये बीच में से चौड़ी होती है, इसलिए पृथ्वी चपटी दिखाई देती है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? देखो, जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर के उत्तर की तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांश, और दक्षिण की तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांश के जो मध्य वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में उपोष्ण उच्च दाब होता है। क्या होता है? उपोष्ण उच्च दाब होता है, जिसे अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। इसी की वजह से अब भारत है ना, भारत यहाँ तक आता है, भारत का ऊपर का सिर है ना, यहाँ तक आता है, इसलिए हम भारत को बोलते हैं कि भारत का दक्षिण वाला पार्ट, यानी कि कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट तो उष्णकटिबंधीय आता है, उष्णकटिबंधीय में आता है, और ऊपरी वाला पार्ट उपोष्णकटिबंधीय में आता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है। देखो, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी है। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। और यह कुल 4 बार इसको मोड़ा गया है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको कुल 4 बार मोड़ा गया है। एक बार यूं, फिर एक बार यूं, फिर नीचे जाएगी, फिर यूं जाकर फिर यूं। तो इस प्रकार जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री की, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। कहां पर? प्रशांत महासागर में। अब ये जो 180 डिग्री की जो तिथि रेखा है, यह इधर की तरफ तो आता है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का ये वाला पार्ट आता है, और इधर की तरफ रूस का पार्ट आता है। और इन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और इधर रूस, यानी कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य एक संधि पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। इस बेरिंग जल संधि को बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस बेरिंग जल डमरू मध्य संधि से गुजरती है। कौन? 180 डिग्री का देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस बेरिंग जल संधि से गुजरती है, और इस बेरिंग जल संधि से गुजरती हुई प्रशांत महासागर को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर। तो यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे कहते हैं प्रशांत महासागर के बेरिंग जल डमरू मध्य संधि से गुजरती है। आप इस चित्र में देख सकते हो, ये जो 180 डिग्री रेखाएं हैं, ये यहाँ से गुजरती है। एक बार यहाँ मोड़ दिया, फिर इसके बाद यहाँ मोड़ देते हैं, फिर यहाँ मोड़ देते हैं, ठीक है। इसको इतनी 4 बार मोड़ा गया है, और यह बेरिंग जल संधि से गुजरती है। यहाँ पर ये कौन सा है? उत्तर अमेरिका, और इधर क्या है? एशिया महाद्वीप। तो इस उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के मध्य एक संधि पाई जाती है, जल संधि, जिसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। और ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, और ये प्रशांत महासागर है, और ये प्रशांत महासागर से होती हुई नीचे आ जाती है, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि ग्रीनविच रेखा पर 1 बजे हैं, तो दिन के 1 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरने वाली रेखा जिस देश से गुजरती है, वहां पर कितने बजे होंगे? तो अब इसका पता कैसे करेंगे? अपन इस सूत्र की सहायता से पता करेंगे। अपन को क्या ज्ञात करने हैं कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर,
यानी कि हमें समय ज्ञात करना है, घंटे ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे, यानी कि घंटे बराबर डिग्री कितना है 15 इंटू और मिनट ये लगा देंगे, ये का ये सूत्र लगा देंगे 60। तो कितना हो जाएगा, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 और नीचे भी 60, 60 से 60 कटा 1, मतलब 1 घंटे का डिफरेंट होगा। अभी यहाँ पर कितने बज रहे थे 1, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो देश होगा वहां पर कितने बजेंगे 2 बजेंगे, क्योंकि पूर्व हमेशा आगे चलता है। कैसे, ग्रीनविच रेखा के पूर्व का समय आगे होता है और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम का समय, मतलब जो ग्रीनविच रेखा थी जो मध्य से गुजरती थी, तो पूर्व वाला तो हमेशा आगे चलता है आगे, और पश्चिम वाला समय पीछे की ओर चलता है। पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहले यानी कि आगे चलेगा, और पश्चिम यानी पीछे, पश्चिम पीछे यानी कि पीछे चलेगा, पह से पश्चिम पे से पीछे, ठीक है, ग्रीनविच रेखा के। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से आप कोई सौ भी डिग्री हो या डिग्री पूछे या फिर देश कौन से देशांतर पर है तो देशांतर का पूछे तो इस ट्रिक की सहायता से आप निकाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर व 180 डिग्री देशांतर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो 0 डिग्री देशांतर होता है और जो 180 डिग्री देशांतर होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो ये दोनों एक दूसरे के, ये इधर है ये इधर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ग्रीनविच रेखा है ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। ये 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, देखो ये वर्ल्ड मैप है, ये 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा हो गई, और ये कितने महाद्वीपों से गुजरती है, यूरोप से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और अंटार्कटिक महासागर से गुजरती है, ठीक है। ये यूरोप के तीन देशों से गुजरती है, एक तो है यूके, एक है फ्रांस और एक है स्पेन। ये 3 देशों से गुजरती है, यूके फ्रांस स्पेन, यूके फ्रांस और स्पेन। और अफ्रीका के 2 देशों से गुजरती है, कौन कौन से है, अल्जीरिया और घाना, अल्जीरिया और घाना 2 देशों से गुजरती है, अल्जीरिया और घाना। और अटलांटिक महाद्वीप से गुजरती है, सॉरी अंटार्कटिक महाद्वीप से गुजरती है। अब देखो ग्रीनविच रेखा का मिलन बिंदु निम्न रेखाओं से होता है। देखो जो ग्रीनविच रेखा होती है, कर्क भूमध्य मकर रेखा को ये ग्रीनविच रेखा निम्न स्थानों पर काटती है। कर्क रेखा को ये 0 डिग्री देशांतर कहां पर काटता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को कहां पर काटती है, अल्जीरिया में। कहां पर काटती है, अल्जीरिया में। ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, अल्जीरिया में काटती है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहां पर काटती है, गिनी की खाड़ी में। कहां पर काटती है, गिनी की खाड़ी में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप के इधर की तरफ आती है गिनी की खाड़ी, ठीक है। और मकर रेखा, ये मकर रेखा को कहां पर काटती है, अटलांटिक महासागर में काटती है। कौन, ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये कर्क रेखा को अल्जीरिया अफ्रीका के एक देश है जिसमें काटती है, और भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटती है, और मकर रेखा को कहां पर काटती है, अटलांटिक महासागर में काटती है। यहां पर से पृथ्वी चल रही है ऐसे, ठीक है। 22 सितंबर और 21 मार्च के दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्धों पर बराबर मात्रा में प्रकाश जाता है, इसलिए दिन व रात बराबर होते हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, ठीक है। अब ये वाली बात बताता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती 21 जून के दिन, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। अब ये चली और यहाँ आ गई। अब 22 दिसंबर के दिन पृथ्वी की स्थिति ये हो जाएगी। 22 दिसंबर के दिन ये कर्क रेखा वाला पार्ट यानी कि उत्तरी ध्रुव अंधेरे में चल गया, इसलिए 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि ये अंधेरे में उजाले में ये चल गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन आ गई समझ में। अब ये वाली दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के दिन ये वाला पार्ट अंधेरे में चल गया, दक्षिणी ध्रुव वाला, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब ये दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट अंधेरे में चल गया, इस वजह से 21 जून के दिन सबसे छोटा दिन होता है। अब 22 दिसंबर पे आ गया। अब 22 दिसंबर पे ये दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती है, यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें गिरती है, इस वजह से 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वीडियो में काफी मेहनत लगी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आज मेरी इस वीडियो के थ्रू आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी,
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे आप लाइक करो ना करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, वही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हाँ, काफ़ी है, लाइक करो ना करो लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस और कुछ नहीं।